कहता कि हमारे कोर्स का नाम क्या है। हमारे कोर्स का नाम है पाइथन प्लस पावर बीआई। और ये कोर्स फ्रेशर्स के लिए भी है, एक्सपीरियंस के लिए भी है, दोनों ज्वाइन कर सकते हैं। इवन टेक्निकल है, गैप है, और नॉन टेक्निकल है, वो भी इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। इस कोर्स में हमने बोला था कि दो अलग अलग पार्ट में हमने डिवाइड किया पूरे कोर्स को। एक पार्ट में था हमारा पाइथन के मॉड्यूल्स, दूसरे पार्ट में हमारा है पावर बीआई के मॉड्यूल्स। तो पाइथन के मॉड्यूल्स में हम पाइथन, नमपाई, पांडास, मैटप्लॉटलिब, एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस, इसमें प्रोसेसिंग, डेटा टाइप कैसे करते हैं, विजुअलाइजेशन कैसे करते हैं, वो सबके ऊपर रहेगा। उसके बाद हमने टारगेट किया कि 10 लाइव प्रोजेक्ट्स जो आपको चल रहे हैं ऐसे मार्केट में, वो हम लाइव प्रोजेक्ट आपको कवर करेंगे। दूसरा जो मॉड्यूल रहेगा वो पावर बीआई से रहेगा। जो पावर बीआई के मॉड्यूल में हम बेसिकली पढ़ेंगे एक्सेल, एसक्यूएल और पावर बीआई। और इनमें भी हम प्रोजेक्ट करेंगे। तो टोटल टारगेट ये था कि हम 10 और 5, 15 प्रोजेक्ट्स करेंगे। और 15 आप हमारे साथ करोगे या हम 20 आप करोगे मेरे साथ। मतलब एक प्रोजेक्ट बताऊंगा और दूसरा प्रोजेक्ट आपको मैं शेयर करूंगा। ऐसे करके हम 30-35 प्रोजेक्ट्स करेंगे टोटल। तो दूसरा ये था, कोर्स का ड्यूरेशन 2 to 3 मंथ्स है। लेकिन आप मान के चलो कि 1 हफ्ता और ज्यादा लग सकता है, तो हम 3 मंथ्स से ज्यादा भी जा सकते हैं, पॉसिबल होगा तो। अपने आपके अंडरस्टैंडिंग के ऊपर है। उसके बाद हम, मतलब मैंने ये भी बताया था कि मंडे टू फ्राइडे हमारा बेसिकली क्या रहता है, सेशंस रहते हैं, जो टेक्निकल सेशन रहते हैं। और सैटरडे संडे में आपको ये सारे सेशंस आ जाएंगे। इसमें मॉक इंटरव्यू लेना, आपके डाउट सेशन है, जिसको भी डाउट्स है वो रहेगा, पर्सनालिटी सेशंस रहेंगे, इंटरव्यू गाइडलाइंस रहेंगे, और प्लेसमेंट्स, जो भी ये सब चीजें हैं हमारा सैटरडे संडे। इवन ग्रुप डिस्कशन रहता है, इंग्लिश कम्युनिकेशन रहता है। ठीक है, वो पर्सनालिटी के अंदर हम इंक्लूड करते हैं। तो हमने वो सब अलग से नाम ही लिखा है। इसके बाद मैंने आपको बताया था कि डेटा एनालिटिक्स क्या होते हैं। डेटा एनालिटिक्स बेसिकली हमने बताया था 3 ऐसे स्टेप्स में डिवाइड हैं, जहां से डेटा डेटा को कहीं लाना, क्लीन करके उसको थोड़ा एनालाइज करना, फिर उसको दे देना नेक्स्ट इंटरप्रेट के लिए। नेक्स्ट इंटरप्रेट को दे देना। इंटरप्रेट इसको रिमॉडिफाई करता है बेस्ड ऑन जो भी हमारे पास क्लीन डेटा आते हैं, और वापस उसको रिपोर्टिंग या विजुअलाइजेशन फॉर्म में कन्वर्ट करता है। ठीक है, वापस इस फॉर्म में वो कन्वर्ट कर देता है। तो तो बेसिकली ये 3 फॉर्म्स होते हैं। इसमें काफी कुछ है, आगे आपको एक एक स्टेप्स समझ में आएगा तो आप अंडरस्टैंड करोगे इससे। तो ये मैंने जस्ट एक आपको फ्रैगमेंट दिखाया है, जहाँ पे हम डेटा को कैसे डिवाइड करते हैं 3 अलग स्टेप्स में। इसी 3 स्टेप्स को मैंने और भी आगे मल्टीपल स्टेप में डिवाइड किया। एक और प्रोसेस लाइक 6 स्टेप में मैंने किया, आप 6 स्टेप से भी ज्यादा कर सकते हो। इट डिपेंड ऑन यू कि डेटा को समझो पहले, उसके बाद उसका पैरामीटर सेट करो, और डेटा को गैदर करो। गैदर करने के बाद फिर आप डेटा के ऊपर क्लीन करो, फिर एनालाइज करो, फिर इंटरप्रेट करो, फिर विजुअलाइज करो। ऐसा रहेगा। और किन के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डेटा एनालिस्ट, आप, मैंने आपको जैसे कल बोला था कि किसी भी फील्ड में आप जा सकते हो, चाहे वो आईटी फील्ड हो, चाहे कोई नॉन आईटी फील्ड हो, मैन्युफैक्चरिंग हो, रिटेलिंग हो, फाइनेंसिंग डोमेन हो, इंश्योरेंस डोमेन हो, वो आप हर जगह वहां पे जा सकते हो। क्योंकि हर जगह लोगों को डेटा एनालिस्ट की डिमांड होती है। डेटा एनालिस्ट मतलब वो बंदा जो कि डेटा को एनालाइज करे, एनालाइज करके उसको, उस एनालाइजेशन का जो भी रिपोर्ट प्रिपेयर करके देता है, उसके बेसिस पे काफी इम्पैक्ट होता है उस कंपनी के लिए। जैसे मैंने कल एक एग्जांपल भी दिया था, शेयर मार्केट का एग्जांपल देता हूँ, इंश्योरेंस का। जैसे इंश्योरेंस की कंपनी है, और वो इंश्योरेंस की कंपनी यदि एक डेटा, इंश्योरेंस कंपनी ने 10 साल का डेटा दिया और बोला कि मुझे सेल, जो मेरे कस्टमर हैं उनको इंक्रीज करना है, या फिर जो हमारे पास कस्टमर हैं उनको नए प्रोडक्ट कैसे वो बाय करें, उसके लिए आप एनालिसिस करके दो। तो जो डेटा एनालिस्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या रहेगी, कि अक्सर ये समझने में कंफ्यूजन होता है कि हम डेटा एनालिसिस में करेंगे क्या। ठीक है, तो डेटा एनालिसिस बेसिकली ये सारी चीजें आप कर सकते हैं, जिनकी सब वैसे बेनिफिट्स हो सकते हैं। तो डेटा एनालिटिक्स करने के बाद, मतलब एनालिसिस करने के बाद जब एनालिस्ट बनोगे आप,
तो उस टाइम पे आपको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है कि आप चीजों को समझो और समझ के आप डिलीवर करो दूसरे लोगों को। जैसे उस टीम के जो सेल्स रिप्रेजेंटेटिव रहते हैं, मार्केटिंग रिप्रेजेंटेटिव रहते हैं उनको, मैनेजमेंट रहते हैं उनको, टेक्निकल पर्सन है तो उनको, इवन समटाइम आप टेक्निकल के साथ बैठ के काम करते हो। तो आपको यहाँ पे काफी कुछ सीखने को मिलेगा विद द डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। तो एनालिसिस आप करते हो तो एनालिसिस करने के लिए आइदर यू कैन यूज, मतलब आप यूज कर सकते हो पावर बीआई की जो मॉड्यूल मैंने आपको पढ़ाऊंगा वो यूज कर सकते हो, या फिर पाइथन के कोड के मॉड्यूल के थ्रू आप यूआई बना सकते हो। जब अब आप ये क्रिएट करोगे, क्रिएट करने के बाद आप उन पर्टिकुलर पर्सन को हेल्प करते हो जो बेसिकली आपके एनालिसिस के ऊपर डिपेंडेंट है। जैसे मैनेजमेंट हुआ, जैसे मैंने बताया सेल्स मार्केटिंग। तो आप उनको गाइड बताओगे कि आप कैसे कस्टमर को और इंक्रीज किया जा सके, या जो एग्जिस्टिंग कस्टमर हैं उनको कैसे और नए प्रोडक्ट के लिए एक प्रोवोकेटिव कर सकते हैं, मतलब प्रोवोक कर सकते हैं कि आप ये भी बाय कर सकते हो। ये तो मैंने एक आपको इम्पोर्टेंट बताया। ऐसे हजारों इंपॉर्टेंट्स हैं, मतलब हर एक कंपनी का अलग अलग डिमांड रहता है कि मुझे मेरे कंपनी का एक्सपेंडिचर देखना है, कितना एक्सपेंस हो रहा है। ऐसे मतलब बहुत से एनालिसिस एक बहुत बड़ा टॉपिक। अब हर एक प्रोजेक्ट के ऊपर एनालिसिस होते हैं, एक दो एनालिसिस हर एक प्रोजेक्ट के ऊपर एक दो रहते हैं जो एनालिसिस करके देते हैं कि इसका प्रोजेक्ट का रूट कॉज क्या रहेगा, इससे बेनिफिट्स क्या होने वाले हैं, सब रहते हैं। तो डेटा एनालिसिस एक काफी रिस्पेक्टिव पोजीशन होता है। सेकेंड, डेटा एनालिसिस काफी रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला एक पर्सन होते हैं, जो भी पर्सन वो उस पर्टिकुलर पोस्ट पे रहते हैं, जो डेजिग्नेशन पे रहते हैं। और डेटा एनालिस्ट का का जो जॉब, जो मतलब पैकेजेस रहते हैं वो काफी रिस्पेक्टिव रहता है। ऐसा नहीं रहता है कि 2-3 लाख रुपए आप कर, नहीं, कम से कम 5 लाख से 8 लाख बेसिक मिलते हैं उनको स्टार्टिंग में। उसके बाद आप जितना भी एक्स अमाउंट ले सकते हो बेस्ड ऑन दैट। इसके आगे चलते हैं। फिर मैंने बताया था कि जब जो भी, अब तो मैंने ये बता दिया कि डेटा क्या क्या रोल था। अब ये बात करते हैं कि डेटा एनालिस्ट में जो डेटा होता है वो किस तरह के डेटा यूज करते हैं। तो डेटा यूज करते हो अलग अलग तरीके के, जैसे एक स्ट्रक्चरल डेटा, एक सेमी स्ट्रक्चरल डेटा, एक अनस्ट्रक्चरल डेटा। मैंने ये भी थोड़ा बताया था कल कि स्ट्रक्चर मतलब जो भी प्रॉपर एक टेबुलर फॉर्मेट में डेटा होते हैं, सीएसवी एक्सेल के फॉर्म में मिलते हैं, जहाँ पे हेडर होता है, उसकी वैल्यूज होती है, हेडर उसकी वैल्यू, हेडर उसकी वैल्यू, बराबर से आपको डेटा मिल गया। ऐसे डेटा जो प्रॉपरली स्ट्रक्चर्ड ही नहीं है, जिनका कोई भी प्रॉपर फॉर्मेट ही नहीं है, जिनका कुछ हेडर पता नहीं है, मतलब गार्बेज डेटा बेसिकली जो हम बोलते हैं अनस्ट्रक्चर, मतलब स्ट्रक्चर्ड ही नहीं है। उसमें न्यूमेरिक डेटा भी है, स्ट्रिंग डेटा भी है, मतलब मिक्सअप। अनस्ट्रक्चर्ड डेटा को मेंटेन करना बहुत डिफिकल्ट होता है। बट वी हैव अ डिफरेंट टाइप्स ऑफ द पैकेजेस एंड टूल्स टू divide and conquer, and based on that we can create the unstructured data to structured data। ठीक है। इसके बाद बात करते हैं सेमी स्ट्रक्चर। सेमी स्ट्रक्चर मतलब किसी चीज का आधा स्ट्रक्चर आधा अनस्ट्रक्चर दोनों को मिला देते हैं तो सेमी स्ट्रक्चर डेटा हो जाता है। ये तीन अलग अलग फॉर्म के डेटा होते हैं, ये तीन ही होते हैं और कोई होता नहीं है। या फिर आपको सही फॉर्म मिलेगा, या फिर आपको गलत वाला मिलेगा, या फिर आधा सही आधा गलत मिलेगा। ये तीन ही फॉर्म एग्जिस्ट करते हैं डेटा के रूप में। उससे ज्यादा और कुछ मिलता नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और मैंने बताया कि किन के लिए व्हाट आर द वैल्यूएबल स्किल फॉर द डेटा एनालिस्ट। आप डेटा एनालिस्ट हैं तो आपको क्या वैल्यूएबल स्किल रखनी है, सबसे इंपॉर्टेंट बात। तो मेरा जो थॉट रहता है, मैं ऑनेस्टली थॉट देता हूँ। मैं जो बोलता हूँ कि किसी एक पर्सन को कभी भी, आप लोग तो अभी जॉब कर रहे होगे या फिर ट्राई कर रहे होगे या बिगिनर रहोगे, या कुछ लोग जॉब 1-2 साल से कर रहे होंगे किसी डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स में। मैं तो आईटी में कुछ 10 साल से ऊपर हो गया, और मैंने कई कंपनियों में काम किया। बेसिकली आईटी में ही किया, कभी डीबीए में किया, कभी वेब डेवलपर बना, उसके बाद एआई डेवलपर बन गया मैं, फिर डेटा एनालिटिक्स मैंने काम किया। तो सच बताऊं तो
किसी भी पर्सन को एक एक एक्सपीरियंस के बाद एटलीस्ट उसको थोड़ा बहुत फंक्शनल आना ही चाहिए। टेक्निकल तो ठीक है, टेक्निकल कर रहा है तो इस आईटी में तो रिक्वायर्ड ही है टेक्निकल का, बट आपको फंक्शनल भी होना चाहिए। तो मैं यदि एक वर्ड में बोलूँ कि किसी एक पर्सन को क्या होना चाहिए, चाहे वो डेटा एनालिस्ट है या फिर एक बार सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो, तो आप टेक्निकल हो चल जाएगा, बट डेटा एनालिस्ट के पोजीशन पे हो, डेजिग्नेशन पे हो, तो आपको एटलीस्ट एक सॉफ्ट स्किल वाला फील्ड होना चाहिए, सॉफ्ट स्किल नॉलेज होना चाहिए आपके पास। सॉफ्ट स्किल बोले तो टेक्निकल भी आना चाहिए और फंक्शनल भी आना चाहिए। इसकी बहुत इंपॉर्टेंट है। सच बता रहा हूँ, काफी ये जो वर्ड में बोल रहा हूँ कि उस पर्सन को सेमी सेमी बोल सकते हैं, सेमी टेक्निकल फंक, टेक फंक ऐसा बोल सकते हैं, या फिर एक वर्ड में बोल के सॉफ्ट स्किल वाला पर्सन होना चाहिए। क्योंकि आप ये हमेशा समझना कि आपको कैसे लोगों से डील करनी है, आपको कैसे लोगों से बात करनी है। तो आपको टेक्निकल लोगों से भी बात करनी है इस रोल पे आने के बाद। ये वैरी करता है। यूएसएमएनसी रहते तो आपको 10 लाख का पैकेज भी मिलता है, स्टार्टिंग में 8 से 10 लाख का पैकेज मिलता है, तो ये बहुत रेस्पेक्टिव पोजीशन होते हैं ये डेटा एनालिस्ट। और दूसरा आपका फंक्शनल भी होता है। फंक्शनल में आपको क्या होता है ऐसा समझना कि फंक्शन ऐसी चीजों पे आता है जैसे आपको अच्छे से कम्युनिकेट करना आता हो, और आपको एक्सेल पे थोड़ा बेसिक कमांड आपको आता हो, एसक्यूएल का नॉलेज थोड़ा होना चाहिए जिससे आप डेटा को खुद से एक्सट्रैक्ट कर सको, इंस्टेड ऑफ किसी ने बोला कि ठीक है ये डेटा है आप ले लो। तो डोंट डिपेंडेंट टू सम अदर पीपल कि आप मुझे वो डेटा निकाल के दे दो। यू शुड नो हाउ टू गेट द डेटा फ्रॉम द डेटाबेस। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो फंक्शनल के अंदर भी आपको सेमी मतलब टेक्निकल की चीजें आती हैं, और टेक्निकल के अंदर भी आपको जब आप टेक्निकली चीजें करोगे ना, तो किसी को एक्सप्लेन करने जाओगे अपने मैनेजमेंट को, किसी सेल्स पर्सन को, मार्केटिंग पर्सन को, या किसी सीईओ को, सीएफओ को, तो वहां पे आपको टेक्निकल के साथ साथ एक फंक्शनल भी आना चाहिए। ट्राई टू अंडरस्टैंड, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज आप सिर्फ टेक्निकल बोलोगे तो सामने वाले को नहीं समझने वाला, क्योंकि टेक्निकलिटी सिर्फ टेक्निकल पीपल को ही पता रहता है, एंड यूजर को नहीं पता रहता। सेल्स को टेक्निकल के बारे में जीरो नॉलेज रहते हैं। हाँ, उनको एक वर्ड का मीनिंग पता रहता है कि ये क्या है, बट टेक्निकलिटी कैसे हो रहा है काम, ये से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो आपको एक्सप्लेन करना पड़ता है कि इस इन सब के बेसिस पे कैसे ये रिजल्ट आ रहे हैं। तो इसके बाद फिर मैंने बोला था कि कौन सी इंडस्ट्रीज है जिसमें हमें ब्रेक कर लेना चाहिए, या ब्रेक करना है हमें, ब्रेक टू चूज योर इंडस्ट्रीज टू वर्क विद द डेटा एनालिस्ट इन द पोजीशंस। तो मैंने बोला एन नंबर ऑफ द इंडस्ट्रीज आर अवेलेबल फॉर यू। ये पहला डेटा एनालिस्ट का ऐसा फील्ड है जिसपे मैं खुद बोलता हूँ कि इसमें इतने अपॉर्चुनिटी हैं। आप यदि सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनते हो तो आप कहाँ जा सकते हो? मैक्सिमम आईटी में जा सकते हो, या फिर बहुत फाइनेंशियल कंपनी, वहां थोड़ा सपोर्ट लगेगा तो जा सकते हो। सिर्फ सपोर्ट लगता है। सिर्फ बैंकिंग में भी जाके आप बोलोगे कि उनके पास जो सॉफ्टवेयर रहेंगे उसको सपोर्ट देखोगे, क्वेरी मार्क का रिजल्ट दे दोगे, बस। कोई डेवलपमेंट नहीं मिलने वाला है सॉफ्टवेयर इंजीनियर का के लिए आप जाते हो तो। ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, मैन्युफैक्चरिंग, फाइनेंस, हेल्थ केयर, रिटेलिंग, फार्मास, वही हेल्थ केयर हो गया, ट्रांसपोर्टेशन, इस कोई भी इंडस्ट्रीज में आप एज अ डेटा एनालिस्ट जाते हो, तो आपको टेक्निकल के साथ साथ फंक्शन को दोनों काम करने को मौका मिलेगा। आपका पे स्किल भी ज्यादा रहेगा, आपको सीखने को भी ज्यादा मिलेगा। तो ये हमारा यस्टरडे का पूरा, किसी को कुछ मैसेज करना है तो इस मेरे ईमेल आईडी पे कर सकते हैं। तो ये मेरा पार्ट कल का डिस्कशन था। जिसको भी कुछ पूछना है वो 20 मिनट्स के बाद पूछ सकता है। आप नोट बना के रख लो, मुझे थोड़ी देर के बाद आप पूछ सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करते हैं। अब मैं सबको 15 मिनट के बाद, 20 मिनट जो भी, 8:45 पे मैं ओपन करूंगा, और सब लोग आप एक एक करके फिर से पूछ सकते हो। जिनका कल का क्वेरी था, जिनका आकाश सर का नंबर लगा नहीं क्या था, वो मुझे बात कर सकते हैं। ठीक है, चलो फिर हम एक नेक्स्ट सेशन की तरफ बढ़ते हैं। आज हम आगे बढ़ते हैं। तो आज हम पाइथन मॉड्यूल की तरफ बढ़ते हैं। जैसे आपको बताया कि हमारे पूरे कोर्स में दो अलग अलग मॉड्यूल्स पे काम करते हैं।
एक मॉड्यूल है पाइथन का, दूसरा मॉड्यूल है पावर बीआई का। ठीक है, तो पहले हम पाइथन के मॉड्यूल को कवर अप करेंगे, उसके बाद फिर हम पावर बीआई के मॉड्यूल को कवर करेंगे। और मैं ये सच बता रहा हूँ, आप ये जो मैं कोर्स दे रहा हूँ, आप ये किसी भी चैनल पे जाके देख लो, कोई भी कम्बो ये दोनों मॉड्यूल को नहीं देता है, कोई भी इन दोनों को कंबाइन करके नहीं पढ़ाता है जो मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ। वाई? बिकॉज मैं समझता हूँ द बेसिक डिफरेंसेस इस डेटा एनालिसिस पोजीशन का, ताकि आपको इस तरह का नॉलेज होना चाहिए कि आप किसी भी इंडस्ट्रीज में जाने के बाद ऐसा ना हो यार आई मिस टू दैट एक्चुअली टू लर्न द पावर बीआई वाला मॉड्यूल। वो लर्न करता सो आई गेट द बेटर अपॉर्चुनिटी हेयर। मैंने सिर्फ टेक्निकल पढ़ा, आप कोई भी और या कोर्स उठा के देख सकते हो, वहां पे लोग बेसिकली या पाइथन मॉड्यूल पढ़ाते हैं या फिर पावर बीआई मॉड्यूल पढ़ाते हैं, लेकिन कोई बोध मॉड्यूल आपको नहीं पढ़ाता जितना मैं आपको इस कोर्स में पढ़ाता हूँ। मेरा रीजन है पढ़ाने का, मैं ये सोचता हूँ कि स्टूडेंट जो भी है वो उनको इतना नॉलेज रहे ना कि सेमी फंक्शनल और फंक्शनल और टेक्निकल यदि किसी भी तरीके से वो जाए वहां पे, तो उनको बैक ना देखना पड़े, क्योंकि वो कह सकते हैं सर आई नो दैट I have already completed the course and everything, but need some brush up on this stuff. Either they can say कि हाँ सर मुझे थोड़ा सा टाइम दो, I'll do that, I'll build some projects, I build some visualizations on the using the Power BI tools. Not even the Power BI, they will say that कि मुझे पाइथन मॉड्यूल यदि करना है तो भी यू आर रेडी, यू गाइस आर रेडी टू वर्क ऑन। ऐसा ना हो कि ऐसा लगे ही ना आपको कि अरे मुझे टेक्निकल नहीं आता, मैंने तो ज्यादातर पावर बीआई पे मॉड्यूल वाले पे काम किया है, क्योंकि आपने दोनों नॉलेज लिया हुआ है। तो ये कम्बो का कॉम्बिनेशन आप कहीं भी देख लेना, यू डिड नॉट गेट समवेयर। आप कहीं पे जाओगे कोई एक ही मिलेगा, दूसरा नहीं मिलेगा। और तीसरी बात है इंस्ट्रक्टर का। जो इंस्ट्रक्टर होते हैं, मैं यहाँ पे हूँ आपको आपके साथ, आपके जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी इश्यूज हैं, आई विल कंटिन्यू वर्क विद यू, ताकि आप ज्यादा से ज्यादा लोग जॉब गेन कर सके। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, आज से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला लेसन हमारा रहेगा पाइथन मॉडल। तो सबसे पहले पाइथन के बारे में आज समझते हैं, पाइथन क्या है, उसकी हिस्ट्री क्या है, हम लोग पाइथन पढ़ क्यों रहे हैं, और उसको इंस्टॉलेशन कैसे किया जाता है। ओके, तो सबसे पहले बात करते हैं पाइथन क्या है। देखो, पाइथन एक जनरल पर्पस मॉडर्न हाई लेवल रोबस्ट इंटरप्रेट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। मैं अगेन रिपीट करता हूँ, पाइथन क्या है? एक जनरल पर्पस मॉडर्न रोबस्ट हाई हाई लेवल और इंटरप्रेट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अब मीनिंग बताता हूँ इसका आपको। देखिए, पाइथन को जनरल पर्पस मतलब वो पर्पसेस जहां पे हम हर तरीके के काम को कर सकते हैं। हर तरीके के काम कैसे? मतलब जैसे आपको आपको पता होगा सी एक प्रोसीजरल लैंग्वेज है। सी को कभी जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं बोल सकते आप। क्यों? क्योंकि सी सिर्फ एक ही चीज को समझता है जिसका नाम है प्रोसीजरल लैंग्वेज, जहाँ पे प्रोसीजर लिखते हो और उस प्रोसीजर के अकॉर्डिंग कमांड रन होता है। जावा पढ़ोगे आप, डॉट नेट पढ़ोगे आप, कोई और लैंग्वेज पढ़ोगे आप, उन सब में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होते हैं। तो यहाँ पे जनरल पर्पस का मीनिंग ये होता है पाइथन के अंदर कि आप प्रोसीजर लैंग्वेज भी बना सकते हो। स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज बेसिकली मॉड्यूला से है, मॉड्यूला करके एक लैंग्वेज हुआ करता है, उससे आया हुआ है। और तीसरा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो सी प्लस प्लस से है, बेसिकली सी प्लस से आया हुआ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो ये तीनों चीजों को आप सिर्फ और सिर्फ पाइथन के अंदर लिख सकते हैं। अब सोचो कि तीन की तीनों चीजों को आपने एक ही लैंग्वेज के अंदर यूज कर रहे हो, इसके लिए इसको बोलते हैं जनरल पर्पस। द पर्पस इज जनरलाइज्ड काइंड ऑफ, जहां पे आप अलग अलग सब चीजों को यूज कर सकते हो। आई होप आपको समझ में आ रहेगा।
इसके बाद हमने बोला कि मॉडर्न है, तो मॉडर्न ऑब्वियसली मॉडर्न है क्योंकि इसके अंदर से आप देख सकते हो ना कि एआई का काम, डेटा साइंटिस्ट का काम, डेटा एनालिस्ट का काम, कितने वॉस्ट लेवल पे रोबोटिक्स का काम, और बड़े बड़े आजकल जो भी रिसर्च होते हैं वो पाइथन पे ही होते हैं, पाइथन को यूज करके होते हैं। तो ऑब्वियसली वी कैन से द डायनामिक। रोबस्ट की बात कर सकते हैं, जिसमें रोबस्ट मतलब जो कि कंटिन्यूसली वर्क करे, एक कंटिन्यूस फेज रहे आपका, जिसमें कोई भी ब्रेक ना हो, और हर एक फील्ड को प्रॉपरली वो कवर अप करे। तो इसका एग्जांपल में हम ये देख सकते हैं कि आगे चल के हम इसको अलग 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 इंडस्ट्रीज में यूज कर सकते हैं। चाहे आप वेब डेवलपर बनना चाहते हो, चाहे एआई डेवलपर बनना चाहते हो, चाहे रोबोटिक डेवलपर बनना चाहते हो, चाहे एंड्रॉयड डेवलपर या नॉट एंड्रॉयड सॉरी, चाहे आप मोबाइल डेवलपर बनना चाहते हो, मोबाइल से रिलेटेड जो भी आप काम करना चाहते हो, या गेमिंग कुछ बनाना चाहते हो, इवन आप द डेस्कटॉप एप्लीकेशन बनाना चाहते हो, सब चीजें अवेलेबल हैं बाय यूजिंग द पाइथन। दैट इज कॉल्ड आल्सो द रोबस्ट नीचेस एंड हाई लेवल इंटरप्रेट लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज है क्योंकि हम इसको आसानी से पढ़ सकते हैं। हाई लेवल क्या होता है, और एक लो लेवल लैंग्वेज है। दो तरह के लैंग्वेज होते हैं पूरे प्रोग्रामिंग वर्ल्ड में, एक लो लेवल लैंग्वेज, एक हाई लेवल लैंग्वेज। तो पाइथन एक हाई लेवल लैंग्वेज है। क्यों? क्योंकि जो चीजों को हम सामने से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं और प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, वो होता है हाई लेवल लैंग्वेज। वो लैंग्वेज जिसको हम सही से पढ़ नहीं सकते, समझ नहीं सकते, लिखना बहुत मुश्किल होता है, उसको बोलते हैं लो लेवल लैंग्वेज। तो लो लेवल लैंग्वेज आपका एक असेंबली लैंग्वेज हुआ करता था 70s 80s में, आपको यदि आइडिया होगा तो होगा। उस टाइम पे हम लोग एक सिंबॉलिक फॉर्म में यूज करते थे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को, ठीक है, असेंबली लैंग्वेज यूज करने के लिए। अब तो काफी प्रोग्रेस हो गया असेंबली लैंग्वेज में। ये तो पहले पूरा एकदम उनको में बेसिकली उनके जो फॉर्म्स थे उनको लिखने के लिए काफी मेहनत करनी पड़ती थी। इवन उनका एक एक करेक्टर एक अलग अलग चीजों से मैप रहता था, वो सब लिखना पड़ता। तो कोई बंदा देख के बता नहीं पाता था कि इसका मीनिंग क्या है। तो ये डिफरेंसेस होते हैं। और इंटरप्रेट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लास्ट। तो इंटरप्रेट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ये बोल सकते हो कि पाइथन एक इंटरप्रेटर लैंग्वेज है। क्यों है? क्योंकि पाइथन में कोई कंपाइलर नहीं होता। देखो आप सी, जावा लैंग्वेज पढ़ोगे ना, या डॉट नेट के बारे में आपने कहीं सुना होगा या किसी ने थोड़ा देखा होगा, तो आपको थोड़ा आइडिया रहेगा कि ये सारी चीजें होती क्या है। ये सब पहले पहले कंपाइल करती है, फिर रन रन करती है कोड को। बट पाइथन में ऐसा नहीं होता, वो सीधा कोड उठाती है, रन कर देती है। तो सीधा उठाया, रन कर दिया। इसके पीछे एक चीज काम करता है, इसका नाम है इंटरप्रेटर। ठीक है। तो इंटरप्रेटर आपको सीधा आपके नॉर्मल लैंग्वेजेस को कन्वर्ट कर देता है मशीन लैंग्वेज के फॉर्म में। अब बोलोगे सर मशीन लैंग्वेज क्या? देखो कोई भी लैंग्वेज को सिंपली हम समझने के लिए डिफिकल्टीज होती है, क्योंकि जो मशीन लैंग्वेज बना हुआ है वो कभी भी हमारे सिंपल प्लेन इंग्लिश को नहीं समझता। उसको सिर्फ एक ही भाषा समझती है, जिसका नाम है बाइनरी। अब बाइनरी भाषा समझने के लिए उसको 0 और 1 के फॉर्म में ही समझता है। तो जो भी चीजें हम देते हैं अपने मशीन को समझने के लिए, प्रोसेस करने के लिए, वो प्रोसेस हमेशा बाइनरी फॉर्म में होता है। ठीक है, 0 और 1 के फॉर्म में डिवाइड होता है। ठीक है, तो मैंने आपको एकदम प्रिसाइजली डिवाइड करके बताया कि पाइथन इज अ जनरल पर्पस मॉडर्न डायनामिक रोबस्ट हाई लेवल इंटरप्रेट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। क्लियर? अब मैं बात करता हूँ, आगे मैं आपको और बताऊंगा कि इसके यूज अलग अलग जैसे फील्ड में मिला है कि इट इज यूज टू डेवलप द वेब एप्लीकेशन, एआई डेवलपर, सॉफ्टवेयर डेवलपर्स, एंड गेमिंग डेवलपमेंट, एंड डेस्कटॉप एप्लीकेशन डेवलपमेंट्स। तो ये अलग अलग जगह पे हम इसका यूज कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि पाइथन आया कैसे। तो पाइथन आया कैसे? तो पाइथन आया स्टार्टिंग में आपका कि सबसे पहले गुआडो रैमफोसन एक एक कंपनी थी, मतलब एक कंपनी का एक कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन था नीदरलैंड में, जिसमें वो जॉब करते थे। 70 80 की बात है, एटीज लेट एटीज की बात है। तो लेट एटीज में वो जॉब करते थे, और एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो बेसिकली उस ऑर्गेनाइजेशन ने ये डिसाइड किया कि हम एक नया लैंग्वेज बनाते हैं। तो एक नया लैंग्वेज बनाते हैं, और उस लैंग्वेज के बेसिस पे वहां पे उन्होंने एक टीम बनाया। टीम में 6 8 लोग ऐसे कुछ थे, एग्जैक्ट
नंबर तो 6 लोग या कुछ ऐसे थे, 8 लोग। तो उनमें से एक गुआडो रैम्बोशम थे। तो गुआडो रैम्बोशम जो थे, उन्होंने, वो जूनियर बंदे थे उस ग्रुप के अंदर से, काफी सीनियर बंदे थे। उन लोगों ने मिलके एक सोचा कि एक नया कंपाइलर बनाते हैं। ठीक है, नया कंपाइलर बनाते हैं या इंटरप्रेटर डिजाइन करते हैं। और वो इंटरप्रेटर उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में किसी भी चीजों का आसानी से कन्वर्ट कर सके। मतलब जो भी हम लैंग्वेज में कोड लिखें वो आसानी से उसको कन्वर्ट करके मशीन के फॉर्म में कन्वर्ट कर दे। देखो, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का बनाने में सबसे इंपॉर्टेंट बात होता है उसका कंपाइलर डिजाइन करना। ठीक है, तो कंपाइलर डिजाइन करना सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है। वही सबसे हार्ड पार्ट होता है, अदरवाइज हार्ड पार्ट नहीं होता कोई नया प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाने में। तो तो उस टाइम पे उन्होंने जब बोला कि ठीक है, तो उन्होंने चालू कर दिया बनाना। काफी 4 साल 3 साल लगे वो बना रहे थे ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। बाद में उन्होंने वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जब क्रिएट कर रहे थे, उस टाइम पे एक प्रॉब्लम आया कि उसका एक्सेप्शन हैंडलिंग कैसे किया जाए। तो एक्सेप्शन हैंडलिंग के लोगों ने C++, C++, जावा, ये सब चीजों को देखा और बोला कि हम हर एक लैंग्वेज से कुछ ना कुछ एक आइडियाज लेते हैं और उनके बेसिस पे डिजाइन करते हैं। बट गुआडो रैम्बोशन का आइडिया थोड़ा सा डिफरेंट था। और गुआडो रैम्बोशन थोड़ा जूनियर लेवल भी थे वहां पे, तो उनके सीनियर को ये बात अच्छी लगी नहीं। तो जूनियर और सीनियर दोनों के बीच में एक थोड़ा सा एक मतभेद पैदा हो गया, आपस में थोड़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गई। तो उस टाइम पे छुट्टियों का समय चल रहा था, लगभग विंटर सीजन आने वाला था। आपको पता है यूरोप में काफी ठंड पड़ती है। तो लगभग दिसंबर का टाइम था 1989 के टाइम पे। उन्होंने बोला 2 महीने के कुछ हॉलीडे होते थे, क्योंकि गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन था जिसमें ये काम कर रहे थे। तो उन्होंने सोचा क्यों ना फिर हम 2 महीने जो मेरे पास टाइम है उसमें मैं खुद का एक इंटरप्रेटर बनाऊं। इसलिए वो बना सकते थे, या इसलिए वो बनाने के लिए एग्री हुए, क्योंकि उनको एक लंबा एक्सपीरियंस था किसी भी इंटरप्रेटर या कंपाइलर बनाने का। उनके पास एक्सपीरियंस तो पहले से आ गया था कि कैसे किसी नया लैंग्वेज को बनाया जा सकता है। उनके बेसिस पे उन्होंने स्टार्ट किया बनाना। तो आप हिस्ट्री में देख सकते हो कि 2 साल में उन्होंने 1991 में एक पाइथन का पहला वर्जन विद द बेस्ड ऑफ इंटरप्रेटर बनाया। और यहाँ पे ऐसा बोला जाता है कि जब वो लैंग्वेज बनाए थे ना, तो उन्होंने 2 लैंग्वेज का ज्यादा रेफरेंसेस दिया था। एक लैंग्वेज का नाम था ABC। ठीक है, याद रखना ये लैंग्वेज ABC लैंग्वेज था। दूसरा था मोडिला। तो ये दोनों लैंग्वेज का सक्सेसर भी बोला जाता है। सक्सेसर मतलब इसके आगे वाला, मतलब ये इस लैंग्वेज का एक नेक्स्ट वर्जन का प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, उसको सक्सेसर बोला जाता है। ठीक है, जैसे फादर का सक्सेसर उसका बेटा होता है। आपके दादाजी का सक्सेसर आपके फादर होते हैं, और फादर का सक्सेसर उसका सन होता है। ठीक है, तो फिर उन्हें वर्जन पे नहीं जाऊंगा ज्यादा मैं। तो वर्जन फिर उन्होंने 0 पॉइंट सम वर्जन 1991 में रिलीज कर दिया। 0 पॉइंट सम वर्जन, नॉट द फर्स्ट वर्जन। जो प्रॉपर फर्स्ट वर्जन आया था ना, वो आया था 1994 में। उसके बाद 2000 में, आपको यहाँ देख सकते लिस्ट में आपको दिख जाएगा, 2000 में उसका पाइथन का 2 वर्जन आया। 2008 में आपको वर्जन 3 आया। और करंट वर्जन आपका 3.11 अभी चल रहा है। 2008 के बाद आप देख सकते हो अराउंड आपको 15 साल हो गए, अभी थर्ड वर्जन ही चल रहा है, जो काफी स्टेबल माना जाता है। उसके बाद जैसे मैं यहाँ पे और लिखा मैंने कि इसका इन्फ्लुएंसर लैंग्वेज, तो वही इन्फ्लुएंसर लैंग्वेज था आपका ABC और मॉड्यूला 3। जैसे मैंने बताया, ABC लैंग्वेज ऐसे लैंग्वेज को डिराइव कर रहे थे। उन लोग का डिजाइन ऐसा था कि हम लोग मल्टीपल लैंग्वेज का आइडियाज लेते हैं और उन मल्टीपल लैंग्वेज से एक लैंग्वेज बनाते हैं। तो इसका नाम उस टाइम डिजाइन किया ABC लैंग्वेज। और मॉड्यूलर लैंग्वेज बेसिकली स्क्रिप्टिंग टाइप ऑफ लैंग्वेज था। ठीक है, इसके लिए उससे भी रेफरेंस लिया। ओके, अब ये समझ गया आपको वर्जन्स के बारे में। अब मैं दूसरी बात बताता हूँ आपको। अब पाइथन का नाम पाइथन क्यों पड़ा? पाइथन का नाम पाइथन क्यों पड़ा, इसके लिए एक हिस्ट्री है। एक 70s 80s में एक ऐसा बोला जाता है कि उस समय एक सीरीज आता था, जैसे अभी के सीरीज आते हैं ना, वैसे एक सीरियल आता था, सीरियल या सीरीज जो भी आप बोलो। तो वो सीरीज था BBC का।
कि पहले इतने तो थे नहीं चैनल्स। तो बीबीसी ने का एक चैनल आता था जिसमें था मोंटी मोंटी पाइथन फ्लाइंग सर्कस। मोंटी पाइथन फ्लाइंग सर्कस के नाम से एक सीरियल आता था, जैसे हम अपने देसी भाषा में बोल सकते हैं, इंडियन भाषा में बोल सकते हैं कि एक सीरियल रहते हैं जो हर दिन आते हैं, हाँ 30 मिनट्स के, ऐसे ही सीरीज आते थे वहां पे भी। उसका नाम था मोंटी पाइथन फ्लाइंग सर्कस। तो गुआडो वो 70s 80s में काफी फेमस हुए थे वो सीरीज जो उस टाइम पे चल रहे थे। तो गुआडो को भी काफी पसंद था, और ऐसा बोला जाता है, सब सम ब्लॉग्स से रेफर करते हैं कि उनको काफी पसंद था वो सीरीज। तो उन्होंने उस पर्टिकुलर सीरीज से वो नाम लिया पाइथन, और वो पाइथन अपने जो इंटरप्रेटर बनाया उसका नाम उन्होंने पाइथन रखा। तो मोंटी पाइथन फ्लाइंग सर्कस से उन्होंने पाइथन वर्ड लिया था। उन्होंने कभी किसी पाइथन स्नेक के नाम से नहीं रखा था। पाइथन एक बेसिकली स्नेक होता है, ठीक है, बड़ा वाला स्नेक होता है, यू माइट बी यू नो। तो वो नाम उन्होंने वहां से पिक एंड चूज किया और बोला मेरी लैंग्वेज का नाम यही होगा, ठीक है। तो ये आपका रहा एक हिस्ट्री ऑफ पाइथन और वर्जन का हिस्ट्री ऑफ पाइथन। अब इसके आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हम लोग इसको लर्न क्यों करते हैं, क्या रीजन है लर्न करने का। देखो, किसी चीज को लर्न करते हो उसके बहुत से रीजन हो सकते हैं। सबसे पहला है कि पाइथन बहुत इजी है, आप टेक्निकलिटी आपको आती हो। कुछ लोग मुझे बोले सर मैं बीकॉम से बिलोंग करता हूँ या किसी और प्लेसेस से बिलोंग करता हूँ, तो क्या मैं पाइथन और एनालिसिस कर सकता हूँ? डेफिनेटली कर सकते हो, डेफिनेटली कर सकते हो। और मैं बोलता हूँ यही ऐसा एक लैंग्वेज है जो आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, बस आपको समझने की जरूरत है और उसके बेसिस पे आप कर सकते हो, ठीक है। और इसमें दूसरा तो मैं थोड़ा जल्दी करूंगा क्योंकि अपना टाइम भी हो रहा है क्यूएनए सेशन का। दूसरा पार्ट है यहाँ पे काफी एक्सटेंसिव लाइब्रेरी है पाइथन में। अब एक्सटेंसिव लाइब्रेरी से ये समझ सकते हो कि देखो हमारे यहाँ पे बहुत सारा एप्लीकेशन यूज कर सकते हो आप। तो जैसे कि आपको एआई में जाना है, वेब एप्लीकेशन में जाना है, मोबाइल डेवलपमेंट में जाना है, गेमिंग डेवलपमेंट में जाना है, तो हर एक अलग अलग फील्ड के लिए यहाँ पे एक्सटेंसिव लाइब्रेरी अवेलेबल्स है, जो वो लाइब्रेरी यूज करके आप यू कैन यूज एंड यू कैन डेवलप योर ओन फ्रेमवर्क, ओन एआई मॉड्यूल्स या कुछ भी वेब एप्लीकेशंस सब बना सकते हो आप। तो एक्सटेंसिव लाइब्रेरी होने की वजह से अराउंड मैं ऐसा बोलूं 1 लाख से ज्यादा लाइब्रेरीज अभी अवेलेबल हैं पाइथन के, जो किसी भी ओपन सोर्स लैंग्वेज के तुलना में कंपेयर में सबसे ज्यादा है, जितना पाइथन की लाइब्रेरी एग्जिस्ट करती है। तो आप इसका एक वाइड रेंज भी समझ सकते हो कि कितना वाइड रेंज में है इसके केसेस एक्चुअली। इसके साथ साथ पाइथन को काफी एमएनसी, सब जितने बड़े बड़े जाइंट्स हैं, चाहे नासा हो, चाहे वो आपका गूगल हो, चाहे कोई भी कंपनी का नाम ले लो, जो बड़ी कंपनी आपको याद है, माइक्रोसॉफ्ट, नेटफ्लिक्स, फेसबुक, सब लोग पाइथन यूज करते हैं, उसके वेब फ्रेमवर्क्स यूज करते हैं या फिर कोई अलग अलग इनके कंपोनेंट यूज करता है। तो आज के टाइम पे आप देखोगे कोई भी ऐसी कंपनी नहीं है जो पाइथन का यूज ना करे। तीस और ये पांचवा लास्ट का सेशन रहेगा कि कैरियर अपॉर्चुनिटी एंड सैलरीज। पाइथन आप सीखने के बाद आप ये नहीं बोल सकते कि सर मुझे ये कम मिला, मेरी जॉब का कोई इशू है, नहीं। क्योंकि आप पाइथन में यदि कुछ ना कुछ भी सीखते हो, कोई भी कंपनी सीखते हो, वेब एप्लीकेशन जाते हो, डेटा एनालिटिक्स सीखते हो, एआई सीखते हो, गेमिंग सीखते हो, उसके बाद आप कोई भी डेस्कटॉप, मतलब डेस्कटॉप तो भी थोड़ा कम हो गया, इन कोई भी कंपोनेंट्स में जाते हो आप, तो आप कर सकते हो जो हम मॉडल यहाँ पढ़ रहे हैं, उस मॉडल से आप डेटा एनालिटिक्स भी बन सकते हो। कुछ और टेक्निकल की हेल्प चाहिए तो वो भी आप बन सकते हो, इतना आपको नॉलेज हो जाएगा इस पूरे कोर्स के दौरान, ठीक है। तो ये मैं बोल सकता हूँ कि वाई वी लर्न अ पाइथन, वाई वी लर्न द पाइथन, बिकॉज पाइथन सीखने के बाद अभी जो हम लोग डेटा एनालिसिस कर रहे हैं उसमें काफी एक आपको एज मिलेगा, एज बोल सकते हैं, काफी आपको एक इम्पोर्टेंट मिलेगा यदि आप पाइथन सीख के और उसमें आप प्रोग्रामिंग करके यदि कुछ विजुअलाइजेशन आप उनको दिखाते हो और चार्टिंग दिखाते हो, डैशबोर्ड दिखाते हो, और उसके बेसिस पे आप तो डिसाइड करते हो कंपनी का ग्रोथ, फ्यूचर्स, उसके अपॉर्चुनिस्टिक, उसके एक्सपेंडिचर्स, कंपनी का जो भी परफॉर्म आप रेडी करते हो, वो आपके डेटा एनालिस्ट कैरियर के साथ साथ
पाइथन यदि अब आता है तो काफी इंपॉर्टेंट फैक्टर रहता है। यहाँ पे मैं एक गाइड की बात करूंगा कि पाइथन को इंस्टॉल कैसे करते हैं। तो देखो, इंस्टॉलेशन की गाइड मैंने ऑलरेडी रेडी करके रखी है। ठीक है, ये मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा। ठीक है, ये फाइल मैं आपको शेयर कर दूंगा। मैं सर से चैट मांगता हूँ, उस चैट पे डाल दूंगा, तो आप ले लेना। यहाँ पे आपको जाना है, यहाँ पे आप क्लिक करोगे ना, तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। बेसिकली इसको थोड़ा ऐसा ओपन करना चाहिए था, नेक्स्ट टैब में, न्यू टैब में। यहाँ जाना है, आपको डाउनलोड करना है, इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने का स्टेप्स दे के रखा है मैंने, ये बराबर से आप देख सकते हो। बस याद रखना, ये जो ऑप्शन है ना, चेक होना चाहिए, ऐड पाइथन टू एनवायरनमेंट वेरिएबल, ये ऑप्शन आपका चेक होना चाहिए। ये होने के बाद नेक्स्ट 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 करते जाओगे और रन हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप इंस्टॉल कर सकते हो, कोई इशू नहीं। यहाँ पे जाना, डाउनलोड करना, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, कोई भी डाउनलोड करेगा। डाउनलोड यहाँ पे हो गया, ओपन करेगा। यहाँ पे देखो एक ऑप्शन आएगा, ऐड पाथ टू द एक्सी, ये जरूर चेक करना और ये वाला ऑप्शन दबा देना। ये दबाने के बाद आपको इंस्टॉलेशन चालू हो जाएगा। और ये वाला पाथ जरूर चेक कर देना, ये वाला पाथ जरूर चेक कर देना। अगेन आई एम रिपीटिंग यू गाइस, मैं कैंसिल करता हूँ क्योंकि मेरे यहाँ पे ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। उसके बाद नेक्स्ट नेक्स्ट करना है आपको, इतना तो सबको आता होगा, नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, और इंस्टॉल हो जाएगा। 2-3 नेक्स्ट लगेंगे, फिर इंस्टॉल हो जाएंगे बराबर से। तो पाइथन इंस्टॉलेशन करने का ये गाइड है, मैं आपको गाइड भी शेयर कर दूंगा। गाइड में अब ये 5 स्टेप फॉलो करना, 5 स्टेप, और ये मैं आपको कल बताता हूँ। ये 5 स्टेप फॉलो करके आप पाइथन को इंस्टॉल कर सकते हो। और आगे मैं बताऊंगा पाइथन कैसे चेक करना है, कैसे वेरीफाई करना है वर्जन प्रॉपरली इंस्टॉल्ड है कि नहीं है। ये सब मैं आपको कल बताता हूँ अगले सेशन में। तो आज के लिए इतना ही, अब हम अपना Q&A सेशन स्टार्ट करते हैं। तो यस, अब मैं आपको अनम्यूट कर देता हूँ। जिनको भी क्वेश्चंस है वो क्वेश्चंस हैंड रेज करके एक एक करके मुझसे पूछ सकते हो।